गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यूजीसी के बच्चे हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूं कि वो यूजीसी एकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूजीसी एकेडमी के नाम से। वो आपके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग इससे जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग श्वेता जी, चंद्रिका जी, पिंकी, कविता, सरिता, उमेश। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आईसीटी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जून 2020 के क्वेश्चन, जो आपके जून 2020 में पूछे गए या फिर 2020 में जो भी पेपर हुआ है। जून का पेपर एक्चुअली सितंबर में हुआ था आपके, तो पूरा शिफ्ट ही रूटीन ही शिफ्ट हो गया था। तो 2020 में दो शिफ्ट ना होकर सिर्फ एक ही शिफ्ट हुई थी, या एक ही बार पेपर हुआ था आपका। तो टोटल 24 सेट थे और 24 सेट में 5 क्वेश्चन थे, तो अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे 2020 में आपको। चलिए देखते हैं किस तरह से आपकी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज क्लास चल रही है, आ जाइए जल्दी से और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं प्लीज़ लाइक प्रेस करें, कि मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट और आपकी तैयारी भी मजबूत होती है इससे। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज सीडी रोम। गुड मॉर्निंग मुकुल जी। तो बताया हुआ है क्लास में, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना वन लाइनर क्वेश्चन है ना, मतलब एक एक लाइन में आंसर कर दो और खत्म हो गया। काश 2020 में एग्जाम दिया होता, राइट। नहीं, लेकिन 2021, 22, 23 का जब पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा लेवल इन्होंने कितना ग्रो कर दिया है। और बिना आईसीटी पढ़े, बिना डीप में आईसीटी पढ़े आपका नहीं है ये। अब ऐसा लेवल हो चुका है। एक टाइम ऐसा था कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते थे, वो आपके सामने हैं। ये कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। मल्टीमीडिया के घटक हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया, इन्होंने पूछा है। तो मल्टीमीडिया में आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सब कुछ आता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, टेक्स्ट और ऑडियो भी आता है, ऑडियो और वीडियो भी आता है, वीडियो भी आता है और सब कुछ आता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट, ऑडियो एंड सेकेंड का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हैं, इनमें से कौन सा सूचना और संचार मतलब आईसीटी में कौन कौन से शामिल है। ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग या सारे। बताएं कौन सा। अगर हम आईसीटी की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब आधारित वेब बेस्ड लर्निंग या सारे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी डी, सारे ही है। आईसीटी के थ्रू आप ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, मोबाइल फोन से भी लर्निंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, लर्निंग। तो 3 का क्या हो जाएगा, सी। केवल डी, केवल डी का मतलब सारे, उपयुक्त सभी। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरा आपका तर्क है। तो आपको बताना है कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा क्या है। ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, आपका अगर उनके पास पर्सनल डेटा होगा तभी वो आपको कस्टमाइज, तभी वो आपको एडवर्टीजमेंट भेज सकते हैं। तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं वो उनके पास आपका व्यक्तिगत डेटा होता है। नेक्स्ट, अगर ई कॉमर्स कंपनी इस प्रकार की में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर आप अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप ये मत सोचें कि वो सुरक्षित हैं, राइट। अगर वो आपके पास सुरक्षित नहीं था, मतलब सुरक्षित नहीं था, आपने किसी को दे दिया, तो वो सामने वाला क्यों सुरक्षित लगेगा। इसीलिए कभी भी हमेशा एक मतलब मेरी लाइफ का ये मोटो है कि अपना सीक्रेट अगर मैं अपने तक नहीं रख सकती तो सामने वाले से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो उसको सुरक्षित रखेगा। तो जब भी हम कोई बात करते हैं और कहते हैं कि ये आगे मत कहना, ये अब किसी और को मत बताना, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी मेंटालिटी है जो ये समझिए कि वो वाला बंदा आगे नहीं बताएगा। ठीक है, आप पूरी तरह से तैयार रहें कि उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, उसका भी कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिससे वो आगे कहेगा वो बात, और फिर वो उससे भी सेम लाइन बोलेगा कि और किसी से मत बताना। कहने का मतलब वो बात जो आपने सामने वाले को बताई, वो जब आप खुद तक नहीं सीमित रख पाए, जब आप अपना सच या अपना झूठ या अपनी बात अपने तक नहीं सीमित रख सकते हैं, तो आप सामने वाले को बताने के बाद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने तक सीमित रखें, राइट। तो हमेशा से याद रखो कि अपनी चीजें अपने तक सीमित रखेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो अपनी चीजें अपने तक सीमित रखें। अगर ई कॉमर्स कंपनी के पास आपका व्यक्तिगत डेटा चला गया है
कोई ज़रूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका उसका पॉजिटिव यूज़ ही करे, वो उसका किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही। कहने का मतलब ऑप्शन ए और आर दोनों ही आपके क्या हैं, सही। गुड मॉर्निंग पलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें पलक। पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्नेक है, हाँ स्नेक तो है ही, वो तो हमें पता ही है, बट हमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर की भाषा में। तो कंप्यूटर की भाषा में सांप का कोई अस्तित्व है नहीं, तो सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही तीन चीजें हैं। तो पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन नहीं आता, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज आते हैं, आपका लाइनेक्स आता है, यूनिक्स, उबंटू, सोलारिस, ये सारे आते हैं, नेट बीएससी, फ्री बीएससी। सर्च इंजन में आपका गूगल का आ जाएगा, बिंग आ जाएगा, याहू आ जाएगा, डक डक गो, चाचा, आस्क, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन हो जाएंगे। तो पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस प्लस, जावा, HTML जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट, जावा और जावा स्क्रिप्ट आपकी अलग अलग है। जावा स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सी हैश एंड पाइथन। पुराने लैंग्वेजेस में चले जाएं तो फोर्ट्रैन, कोबॉल, पास्कल, ASP.NET, JSP, PHP, ये सब क्या है आपकी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट BIOS, BIOS को बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी हुई हैं। पहले जो पढ़ा है उसका स्ट्रेट एप्लीकेशन आता है, मतलब जो भी पढ़ा है वो आपने क्वेश्चन सीधा सीधा दिखता है, बट अब सीधा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, अब उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है, पूछा यही जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कि स्टार्टअप रूटीन कहाँ से गवर्न होती है, रोम से, और रोम में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इस तरह से बता सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है BIOS फुल फॉर्म, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। कहाँ पे होता है ये आपके रोम में होता है। क्या गवर्न करता है, आपका जो भी सिस्टम स्टार्ट होता है वो सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, डेट क्या होगी आपकी, टाइम क्या होगी, हार्डवेयर कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और इसको आप एक फर्मवेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फर्मवेयर, क्योंकि जो चीज फिर रोम में स्टोर होती है वो परमानेंट होती है, और परमानेंट सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है। कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें से कौन कौन सा शामिल है। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर टेबल, अब कहीं भी आप कंप्यूटर लेके जाएंगे तो कंप्यूटर टेबल साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे तो आपका नहीं, सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं आएगा। गूगल एक कंपनी है, कंप्यूटर का हार्डवेयर तो है नहीं। मॉनिटर एंड CPU आपके क्या कंप्यूटर के, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देखो, ICT खत्म होगा उसके बाद कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस मैंने 2018 के आप लोगों को करवा दिए हैं, 2019 के बचे हैं, 2020-21 के बचे हैं। तो एक बार ये खत्म हो जाए, ICT खत्म हो जाए, उसके बाद हम कम्युनिकेशन के, और मिक्स नहीं होंगे, वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीक्वेंस वाइज ही होंगे। जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैराथन में होते हैं, जो 5 बजे से आपकी जो स्टार्ट होती है, जिसमें सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वहां पे मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आती हूँ ICT और कम्युनिकेशन के। यहाँ पे क्योंकि मुझे आप लोगों को एक क्लियर विजुअल देना है, या क्लियर कट की आपको अगर ICT प्रिपेयर करना है तो आप ICT क्वेश्चंस पढ़ें, अगर कम्युनिकेशन पढ़ना है कम्युनिकेशन के। इसी वजह से हर सब्जेक्ट हमने अलग अलग करके रखे हुए, ठीक है। चलें, तो चिंता ना करें, अगर कम्युनिकेशन में पढ़ा रही हूँ तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और जैसे ये वाले प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करवा रही हूँ वैसे कम्युनिकेशन का भी प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करवाऊंगी। चलो, प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि है। ये कहने का मतलब है डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। डेटा विजुअलाइजेशन मेथड आप लाइन से, जब भी आप स्प्रेडशीट यूज करते हैं, एक्सेल शीट यूज करते हैं, तो एक्सेल शीट में जो डेटा है वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं, लाइंस के थ्रू, वृत्त और त्रिभुज मतलब सर्कल एंड ट्राइंगल बना के, या पेंटागन बना के, नहीं, हम पाई चार्ट और बार चार्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पाई चार्ट या बार चार्ट का यूज करते हैं। 8th का C। नेक्स्ट है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा तर्क है A एंड R। संप्रति बहुत से पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
मतलब नाउअडेज मेनी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग। दूसरा है, इस प्रकार के बहुत से पाठ्यक्रमों में से सही का चयन एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, कि अगर बहुत सारे आपके पास पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और उसमें से अगर आपको राइट सिलेक्ट करना है तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बट हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही है कि ऑनलाइन आपके बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म है आपके पास। अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने जाएं तो आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं बेस्ट कौन सा है और कौन सा आपको चूज करना आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। तो हमेशा इंस्टीट्यूट नहीं, टीचर के ऊपर देखें। अगर आपको टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है, टीचर की भाषा समझ में आ रही है, तो उस टीचर से पढ़े, क्योंकि कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता। आपको अगर उसकी भाषा समझ में आ रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए बेस्ट टीचर होगा, ठीक है। हो सकता है जो टीचर इसको आप कहते हैं कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आता, ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, वो किसी और के लिए बहुत बेस्ट हो। तो टीचर कभी अच्छा बुरा नहीं होता, उसके समझाने का तरीका हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो सकता है नहीं आ रहा हो। तो अगर आपको उसके समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो वो टीचर आपके लिए अच्छा, नहीं तो दूसरा टीचर आप देख सकते हैं। और हाँ, हमेशा प्लेटफॉर्म नहीं, आप टीचर देखें। अगर टीचर आपको अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, टीचर आपको एक अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, एक अच्छा इनपुट दे रहे हैं कि आप उससे रिजल्ट अपना अच्छा ला सकें, तो ज़रूर टीचर्स पे बेस्ड करें, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टीम, अगर टीचर्स अकेडमी की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी टीम है वो बेस्ट टीम है अपने आप में। खुद उन्होंने नेट एंड जीआरएफ निकाला हुआ है। तो किसी भी, चाहे आप शिवम सर की बात करें, चाहे बीवी मिश्रा सर की बात करें, चाहे सूर्यांश सर की बात करें, सालों की रिसर्च है यूजीसी नेट में और सालों से पेपर देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे तैयार किया जाता है, क्योंकि कोई भी बुक आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए और आर दोनों ही सही है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एफ प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। ए एफ प्रणाली किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। क्या है, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको एक अनाउंसमेंट की थी मैराथन के लिए, तो मैराथन इस संडे नहीं होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एयर शो हो रहा है, राइट। बहुत सारे हेलीकॉप्टर प्रयागराज में टहल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, इस वजह से इस संडे नहीं होगी मैराथन, आपकी नेक्स्ट संडे के लिए चल गई है, ठीक है। लेकिन आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, नेक्स्ट संडे आपकी मैराथन होगी और फिर हम वहाँ पर मिलते हैं। चलें, ए और एफ, क्या आंसर बताएं, ए और एफ। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर बताएं। ए और एफ आपका होता है हेक्साडेसिमल में। किसमें होता है, हेक्साडेसिमल में। अगर आप बाइनरी नंबर की बात करें तो बेस क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1। ऑक्टल नंबर की बात करें, बेस होता है 8। क्यों 8 होता है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 तक, 0 से लेके 7 तक टोटल 8 नंबर ही होते हैं इसमें। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब हमारे पास खुद के पास नंबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी ई और एफ। ये अमेरिका ने बनाया तो उन्होंने ABCD लिख दिया, इंडिया में बना होता तो हम काका काका लिख रहे होते, राइट। और ये जो ABCD है, ए की वैल्यू होती है 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। तो 0 से 15 तक टोटल जो नंबर्स हो गए वो कितने हो गए, 16। डेसिमल में आपको पता है कितने नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल आपका बेस क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 16, राइट। तो सही आंसर क्या है, 10th का सी, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट, IoT संक्षिप्त, IoT क्या होती है। IoT होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, मतलब इस दुनिया में, मतलब एक तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी जनरेशन है जहाँ पे कोई भी डिवाइस है उसको हम क्या चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाए, राइट। हम चाहते हैं कि अभी तो हमें एक स्विच दबाना पड़ता है कि अपने फ़ोन से हम फैन ऑन करते हैं। हम इतना तक चाहते हैं कि अगर हमने आइज ब्लिंक कर दी फैन को देख के तो वो बंद हो जाए, फिर से ब्लिंक कर दी तो वो ऑन हो जाए, राइट। तो हर चीज़ को हम टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को हम ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, राइट। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी हाउस हेल्ड डिवाइसेस भी, या जो होम में यूज़ हो रही है डिवाइसेस, वो भी आपकी ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, वो भी आपकी इंटरनेट से चल रही हैं। तो हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक मुहिम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपके कोई भी डिवाइस है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपके एसी हो गए, या फिर आपके फ्रिज हो गए, टेलीविज़न हो गए, उन सब को हम मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब का सिस्टम अपडेट करें क्योंकि उन सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं और वो आपका टोटल फंक्शन कर रहे हैं एज अ कंप्यूटर या एज अ सिस्टम, राइट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है सिंपल सी चीज़ की हर एक चीज़ को, जो भी डिवाइस आपको दिख रही है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो उनको हम किससे कनेक्ट करें, इंटरनेट से कनेक्ट करें, राइट। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उन सबको हम इंटरनेट से कनेक्ट करें, यही आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है। डैश मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी सीधा सीधा ही पूछा गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। देखा, एक क्वेश्चन मैंने कराया था और दूसरा क्वेश्चन आपसे खुद से होगा, राइट। इसलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और सॉल्व करने का मतलब है कि अगर 4 ऑप्शन है तो उन चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बाकी 3 आगे आ रहे होंगे, कहीं आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी यूजीसी क्रैक कर सकते हैं। तो कौन सा प्रकार है जो स्टार्टअप रूटीन गवर्न करता है, तो ये आपका है रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसको सो के उठता है तो उसको पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, वो रास्ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ से कनेक्टेड हैं, डेट एंड टाइम यहाँ, ये सारा रास्ता कौन बताता है, आपका रोम बताता है, रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए ये कैसी है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब कि इसका डेटा क्या है, परमानेंट है, और इसीलिए इसमें जो सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन और दूसरा तर्क है। भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मोबाइल की कीमत कम हो रही है, मतलब अगर संख्या तेजी से बढ़ रही है इसकी वजह से जो मोबाइल है उसकी कीमत आपकी कम हो रही है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? देखो, किसी भी चीज की जैसे अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आ गई तो मोबाइल का यूज आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले की अगर आप बात करें, अगर किसी को याद हो कि एक स्मार्टफोन के रूप में नोकिया 6600 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, राइट। और नोकिया 6600 ही उस समय बहुत महंगा था, जबकि फीचर्स उसके देखो आज के ज़माने के 5000 के फ़ोन के बराबर भी नहीं है, राइट। लेकिन उस समय जिसके हाथ में भी नोकिया 6600 होता था लगता था बाप रे इसके पास तो स्मार्टफोन है ना। तो पहले मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा महंगे थे और लोगों के पास कम थे। फिर रिलायंस जब से आया है, जियो जब से आया है, उससे स्मार्टफोन की धज्जियां बिगाड़ दी हैं। 1500 एक हज़ार में स्मार्टफोन से तो मोबाइल की कीमत कम हो गई है। यहाँ पे आप देखें इंडिया में वाईफाई फ्री है, खाना फ्री नहीं है। तो मोबाइल्स आपको फ्री में बांटे जा रहे हैं, वाईफाई आपको फ्री में ही एक तरह से बांटे जा रहे हैं। तो कीमत मोबाइल की कम हो गई है और संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और संख्या बढ़ रही है सिर्फ इसीलिए, ऐसा नहीं कि अगर 1 लाख का मोबाइल ले रहा है तो भी बिक रहा है, तो भी संख्या बढ़ भी इसीलिए रही क्योंकि मोबाइल की कीमत जो है वो कम है। स्मार्टफोन आपको 5000 में भी मिल रहा है, 3000 में भी मिल रहा है, 2000 में भी मिल रहा है, ठीक है। दोनों ही आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट, ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार क्या है या फाइल फॉर्मेट क्या है? ये मैंने आपको बताया कि अगर हम 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस सूट की बात करें, अगर MS ऑफिस सूट की बात करें तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आपका MS वर्ड आ जाएगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल CEL है, या आपका आउटलुक आता है, वन ग्रुव आता है, वन नोट आता है, स्प्रेडशीट आती है, एक्सेस आता है, बहुत सारी फाइल्स आती हैं। आपको सिर्फ इन्हीं 3 से मतलब है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 तक जो इसका एक्सटेंशन था वो था डॉक। 2003 के बाद 2007 आया आपका और इसका जो एक्सटेंशन हो गया वो एक डॉट, मतलब डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड वर्जन, डॉक एक्सटेंशन। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का क्या वर्जन था? PPT, और इसमें क्या हो गया? PPTX। यहाँ पे MS एक्सेल का वर्जन था XLS, यहाँ पे क्या हो गया? XLSX। फाइल फॉर्मेट क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फाइल फॉर्मेट किसी भी फाइल को कैसे पहचानते हैं, उस फाइल का क्या प्रारूप होगा या उस फाइल का क्या काम होगा ये बताने का काम करता है, ठीक है। 14th का क्या हो जाएगा? C नहीं, 14th का होगा फर्स्ट,
ठीक है, तो जितने लोग भी 14 का सी बोल रहे हैं तुरंत गलत कर दीजिए। 14th का आपका है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि 2007 का पूछा है, ना कि 2003 का। 2003 तक डीओसी था, लेकिन 2003 के बाद 2007 में डीओसी एक्स हो गया है। ये मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? मतलब 9 का बाइनरी बताओ। इतना इजी आपसे पूछा जा रहा था 2020 में, ठीक है, या फिर हो सकता है पैंडेमिक की वजह से इतना इजी पेपर आया हो। चल, तो 9 का बाइनरी अगर आपको बताना है तो आपको पता है ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में 0 है। अब इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। अब इन तीनों में से मान लो ये वाला है, तो इसको लिखेंगे 1 2 4 8, तो 8 1 9 हो गया, बस यही आंसर सही हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? सेकेंड आंसर आपका 15 का सेकेंड। नेक्स्ट, अगेन अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो तो इस क्लास का मोटो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बाद में आप लोग थोड़ी सी कम करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर सकूँ, जिससे जब आप 1 घंटे पढ़ें और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएं और आपको कुछ लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आईएसपी। आईएसपी की बात तो हम कल ही कर रहे थे अभी, राइट? कल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आईएसपी कल एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आईएसपी की फुल फॉर्म उन्होंने बता दी थी और पूछा था ये सही है कि गलत, और आज इन्होंने डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया। देख रहे हैं, अगर कल का पेपर सॉल्व किया है तो आज का पेपर आसान है। बता तो नहीं हूँ, अगर आपने 50 किए हैं तो अगले 50 में से 30 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका क्या है? सर्विस, इंटरनेट की सर्विस को देने वाला कौन होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई कंपनी हो सकती है, उस कंपनी से आपके जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने की कोई कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, अमेरिका से इंडिया ने लिया, इंडिया से फिर स्टेट वाइज भेजा जाएगा हर स्टेट में, फिर हर स्टेट से आपकी सिटी वाइज जाएगा, फिर सिटी से आपका कहाँ पे जाएगा? टाउन्स में जाएगा, फिर टाउन से मतलब मोहल्ले में जाएगा वही, और फिर उस टाउन से आपके घर घर पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग एयरटेल का कनेक्शन लेते हैं या फिर आपके कहते हैं ना कि अभी हमारे एरिया में एयरटेल नहीं आया, तो मतलब एयरटेल का सर्विस प्रोवाइडर अभी आपके एरिया तक नहीं गया है, आपके एरिया में किसी ने भी एयरटेल की सर्विस नहीं ली है। नेक्स्ट, वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है? वेब पेज एड्रेस मतलब वेब पेज का जो एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं ये बताएं। तो वेब पेज के एड्रेस को आप यूआरएल बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, एक समान संसाधन को जो लोकेट करता है, जो दर्शाता है, वो आपका क्या है? वेब पेज का एड्रेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंटरनेट पर डेटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। प्रयोक्ता द्वारा डेटा की सुरक्षा तो अलग है, मुझे लगा सेम क्वेश्चन। तो इंटरनेट पर डेटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गूगल को कुछ भी बता रहे हैं तो मत एक्सपेक्ट करिए कि गूगल आपके साथ लॉयल्टी रखेगा और वो किसी को आगे नहीं बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयोक्ता द्वारा डेटा सुरक्षा और निजता हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि कभी भी आपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जब भी कभी भी आपके पास वो आता है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, जो भी अग्रीमेंट आता है, है ना, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का अग्रीमेंट हो या फिर किसी भी वेबसाइट का अग्रीमेंट हो, क्या आप पहले उस एग्रीमेंट को पूरा पढ़ते हैं, राइट? और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, आपने बस एक्सेप्ट नेक्स्ट 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 करना स्टार्ट कर दिया। और पढ़ भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसने कुछ भी लिखा है, आपको उसको फॉलो करना है। उसने लिखा है कि आपका वो डेटा एक्सेस करेगा, कर ले, आपका वो मीडिया एक्सेस करेगा, कर ले, आपकी फोटोज एक्सेस करेगा, आपका एसएमएस एक्सेस करेगा, कर लो भाई, हमें आपकी सर्विस की जरूरत है। अगर जीमेल की बात करें तो जीमेल सर्विस आपको चाहिए, आपको ईमेल बनाना है, तो अब उसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, उसके अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, आपको सिंपल एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। आपने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए, क्योंकि कुछ भी लिखा हो हमें तो चाहिए ना वो, बस बात खत्म। इसीलिए इतना बॉदर भी नहीं करते कि हम उसको पढ़ें। हाँ, अगर आप उसको पढ़ें तो आप कभी अग्री नहीं करेंगे।
लेकिन मेरे पास टाइम था, मैं बैठ के पढ़ रही थी, मुझे लगा कि अगर ये सब पहले पढ़ा होता तो मैं कभी नहीं देती अपना डेटा या अपनी डिटेल्स, बट इट्स ओके, हमें जीमेल चलाना है और हमने अपनी एक तरह से, अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो हमने अपनी प्रिवेसी स्टेक पर रखी ही हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। यूजर द्वारा कोई प्रयास नहीं होता अपनी डेटा को सिक्योर करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बताएं आप लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एडिटर। देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, क्योंकि एडिटर जो है आपका, एडिटर आपका होता है एमएस ऑफिस, सॉरी एमएस वर्ड, राइट। एक एडिटर आपका एमएस वर्ड भी है, तो एमएस वर्ड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन था 2020 का, तो एम्बिगुअस था, उसमें एक से ज्यादा आंसर आपके सही हो रहे हैं, बट इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए, हो सकता है दिए हों, लिखे नहीं है, बट एक तो एमएस वर्ड आपका आंसर हो जाएगा कि ये एडिटर है, राइट। और दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे कि ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारे आपके क्या हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से किसको एक्सक्लूड किया गया है, एडिटर एंड आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। चलो, आकांक्षा, अनु, जल्दी से आंसर करें। इनमें से कौन सा कृत्रिम बुद्धि के डोमेन से बाहर है, एआई के डोमेन से बाहर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए टेक्स्ट, देखो कंप्यूटर विजन हो गया, मशीन लर्निंग होगी, डीप लर्निंग हो गई, डेटा साइंस हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि आपके डेटा को पढ़ के एक इंटेलिजेंस क्रिएट करना, मतलब होता है ना कि पूर्वानुमान लगाना कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के व्यक्ति होंगे, ठीक है, एक तरह से जजमेंटल होना काइंड ऑफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप ही होती है जब आप किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि ये इसको, जैसे कोई व्यक्ति है उसको शॉपिंग करने का शौक है और वो शॉपिंग करता है सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, या फिर वो शॉपिंग करता है सिर्फ कपड़ों के, या फिर वो शॉपिंग करता है सिर्फ गैजेट्स के, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो इस एरिया में है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका आता है कंप्यूटर विजन, जिसमें आता है मशीन लर्निंग, आपकी मशीन्स की लर्निंग से हम आपके बारे में जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की चीजें पसंद करते हैं। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग मतलब कई बार होता है ना कि आप मतलब आपने फोन पे बात की है या फिर आपने किसी दोस्त से बात की है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने सिर्फ सोचा है, और इंटरनेट को कैसे पता, या फिर किसी को, फ्लिपकार्ट को कैसे पता कि मैं जूतों के बारे में सोच रहा हूँ, या फ्लिपकार्ट को या फिर मिंत्रा को कैसे पता है कि मैंने इस समय इन ड्रेसेस के बारे में सोचा है, या फिर मैंने इन गैजेट्स के बारे में सोचा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स या कुछ भी, तो इंटरनेट हमारा ऑन है, और जब नेट ऑन है तो वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं तो आपकी रिले हो रही है, और उस कॉन्वर्सेशन को हैक करके आपका माइंड प्रोसेस भी पढ़ा जाता है, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे टेक्स्ट को छोड़ के, टेक्स्ट बेचारे क्या है, सिंपल वर्ड्स लिखे गए हैं, इनको छोड़ के बाकी सब आपके क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, GIF का पूरा नाम, इमेज फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आपने पेड क्लास की है, पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो एक बार टीचर्स अकेडमी के जो भी नंबर दिए जाते हैं आप पे उसको कॉल करिए, टीचर्स अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फाइल नहीं होगा, ग्राफिक्स फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, बताया हुआ है बहुत अच्छे से, इसको मैंने समझाया हुआ है, बताएं क्या आंसर है। आकांक्षा 21 का, 22 का बताइए, पीयूष जी 21 का बी, 21 का ए बी, अच्छा ए बी नहीं ए होगा, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट,
चलिए 22 पे आते हैं। 22 का बी, कविता जी बता रही है 22 का बी, बाकी लोग भी बताएं। अनु, आकांक्षा, देव, पीयूष, सरिता, सभी लोग बताएं। देखें, आपको पता है सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर है नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टर से ही मिलके हमारी पूरी मेमोरी बनती है। तो सबसे छोटी इकाई रजिस्टर है, रजिस्टर से ही मिलके मेमोरी बनती है। और कैश, मेन मेमोरी, सेकेंडरी सब रजिस्टर से मिलके बने हैं, राइट। तो सबसे छोटी इकाई रजिस्टर, फिर कैश, फिर आपकी मेन मेमोरी हो जाएगी। और मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं हम? रैम। रोम नहीं, रोम आपकी प्राइमरी है, मेन मेमोरी आपकी क्या है? रैम। और मेन मेमोरी के बाद आपकी आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? कैश। पहला वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि कैश में हमें क्या निकालना है? लोएस्ट टू हाईएस्ट। अच्छा, लोएस्ट टू, निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से। तो सबसे कम किसका होगा? द्वितीयक भंडारण का, फिर मुख्य स्मृति का, फिर कैश स्मृति का। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड, 22 का थर्ड। बी कौन बोल रहा है? 22 का सब लोग बी बोल रहे हैं। एक बार फिर से देखो, क्या मतलब सेकेंडरी स्टोरेज और आपका मेन स्टोरेज, ये तो कभी किसी हालत में नहीं हो सकता। देखो, अगर ये कैश के बाद मेन मेमोरी होती है फिर सेकेंडरी होती, तो मैं एक बार सोच सकती थी कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सबसे तेज ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। नहीं, आप लोगों ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी सबसे स्लो होती है। तो ये बोल रहे हैं कम से ज्यादा, निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि में आपको बताना है। तो निम्नतम स्पीड होती है द्वितीयक की, फिर आपकी मुख्य स्मृति की, फिर आपकी होती है कैश स्मृति की। क्या हो गया है? ये गलत आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? ठीक है, चलें, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? इंटरनेट की स्पीड हमेशा जब डेटा ऑन करते हैं तो लिख के आता है ना यहाँ पे ऐसे kbps, है ना, या फिर कभी ऐसे लिख के आएगा kbps, या फिर कभी जब बहुत अच्छी स्पीड आती है mbps या mbps। ठीक है, ये वाली तो नहीं आएगी फिलहाल, अभी ये वाली तो नहीं आती है। बट जब kbps हो सकता है, mbps हो सकता है, तो gbps भी हो सकता है हमारा। कहने का मतलब हमारी जो स्पीड होती है वो किलो बाइट एंड किलो बिट, किलो बाइट पर सेकेंड एंड किलो बिट, किलो बिट पर, किलो बिट पर सेकेंड एंड किलो बाइट पर सेकेंड मापी जाती है। मेगा बिट पर सेकेंड या मेगा बाइट पर सेकेंड, गीगा बाइट पर सेकेंड या गीगा बिट पर सेकेंड में भी मापी जाती है। तो आपकी जो स्पीड है गीगा हर्ट्ज में तो नहीं मापी जाती। गीगा हर्ट्ज में आपका क्या मापा जाता है? क्लॉक स्पीड, सीपीयू का क्लॉक स्पीड, कि एक सेकेंड में आपका सीपीयू कितना काम करता है वो उससे डीपीआई, डॉट पर इंच, डीपीआई है आपका डॉट पर इंच। ये आपके प्रिंटर की क्वालिटी बताता है, प्रिंटर की क्वालिटी बताता है कि प्रिंटर किस क्वालिटी का है आपका, डॉट पर इंच। जीबी, जीबी आपका मेमोरी यूनिट है, स्मृति इकाई है कि कितने जीबी, कितने, ठीक है, जीबीपीएस पर एक सेकेंड में कितने गीगाबाइट आपकी या गीगाबिट मेमोरी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम का प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। दूसरा है सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। चलिए बताएंगे दोनों ही स्टेटमेंट, एक तरह से आप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका आंसर लिखा हुआ है। देखें, जब भी हम मशीन लर्निंग करते हैं तो अगर मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो अगर हमें अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा क्या हो सकता है? जिस डेटा में नॉइस ना हो। अब नॉइस का क्या मतलब, शोर का क्या मतलब है? शोर का मतलब है कि कभी भी आप देखें कि जब डेटा ट्रांसफर, जैसे आप फोन कॉल्स पे बात करते हैं, राइट, पहले के जमाने में अगर बात करें तो टेलीफोन पे जब आप बात करते हैं तो पीछे एक खरखराहट की आवाज आ रही है या फिर कनेक्शन ब्रेक हो रहा है।
तो जो डेटा की क्वालिटी थी या जो भी डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा था वहां पे कुछ नॉइस भी ऐड हो जा रही थी, राइट। वो जो खरखराहट थी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस या शोर, राइट। अच्छा, वो शोर का मतलब सिर्फ आवाज ही नहीं है, यहाँ पे शोर का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है, यहाँ पे शोर का मतलब कि कई बार जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो एग्जैक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गलत डेटा पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब एक आध बिट बीच में ड्रॉप हो गई और आगे जाके पहुंचेगी तो वो आपका गलत डेटा रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी मशीन लर्निंग करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होगी, क्योंकि एल्गोरिदम का जो भी उसकी एल्गोरिदम होगी वो काफी कॉम्प्लेक्स होगी, और उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का डेटा और इनफ डेटा चाहिए, और उसके प्रशिक्षण और जो भी एल्गोरिदम है उसका हमें जो भी ट्रेनिंग है या फिर जो भी प्रशिक्षण है वो हम कर सकें। नेक्स्ट, दूसरा है सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा जो शोर मुक्त हो। बिल्कुल सही बात है, शोर मुक्त डेटा ही रहेगा या फिर एरर फ्री डेटा रहेगा, तभी हम अच्छे से उसको प्रशिक्षण और परीक्षण उसका कर सकते हैं, मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी, राइट। तो दोनों ही आपके सही हैं, और ये सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर सटीक और सही डेटा होगा तब तो अनुमान सही लगेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब सही आंसर करेगा, अदरवाइज आपका जो आंसर आएगा वो भी गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, क्योंकि बिल्कुल एरर फ्री तो कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। जब हम वेबसाइट के थ्रू किसी की शिकायत निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साइबर वेंटिंग। क्या कहा जाता है, साइबर वेंटिंग, ठीक है। साइबर अब्यूज का मतलब होता है जब आप कोई भी क्राइम करते हैं या फिर आप इंटरनेट का यूज करते हैं कोई भी गलत काम करने के लिए, जैसे किसी को हैरेस कर रहे हैं, किसी को आप मतलब कुछ भी प्रोफेनिटी भेज रहे हैं, ये सारी चीजें, तो ये साइबर अब्यूज में आती है। ये दो टर्म्स है, एक है वेब एंगर और एक है वेब हेट। वेब एंगर का मतलब है कि आप किसी चीज पे, जैसे किसी राजनेता पे गुस्सा है, या फिर आप वेब एंगर का मतलब है कि आपका जैसे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं चल रहा, या फिर आपकी जो आप मतलब इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज है वो आप सही से, तो आपको एक गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इंटरनेट पे जब गुस्सा आता है ना आपको किसी भी चीज को लेके, कि आपका लैपटॉप नहीं सही चल रहा है, या फिर आपका डेटा कनेक्शन नहीं चल रहा है, या फिर लाइट चली जा रही है बार बार डेटा, जब किसी भी टाइप का गुस्सा आता है तो उसको हम बोलते हैं वेब एंगर। और वेब हेट क्या होता है, वेब हेट का मतलब है कि जब आप कोई राजनेता है या कुछ भी है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसकी उपेक्षा करना, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में गलत बोलना, अफवाहें फैलाना, ये सब होता है वेब हेट, ठीक है। और साइबर वेंटिंग का मतलब होता है कि आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप में अगर एक एम्प्लॉयर है, मतलब ये एक तरह से एक कंपनी का होता है, एक कंपनी में एक ग्रुप है और फेसबुक पेज है या फेसबुक ग्रुप है, उस पे एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के बारे में या फिर जो भी हायर पोजीशन एचआर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब वेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जीयूआई, क्योंकि सामने बोलने की तो हिम्मत है नहीं और हमने एक फेक आईडी बनाई और फेक आईडी से हम कुछ भी बोल रहे हैं, उसको वेब वेंटिंग बोलते हैं। और वेब वेंटिंग मेनली आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में होता है। नेक्स्ट है जीयूआई का क्या तात्पर्य है, पढ़ाया हुआ है मैंने, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है आपका, एक है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब दोनों इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, तो पहले जब आपके सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे तो वो कैसे थे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप आज क्या है कि आप डबल क्लिक कर रहे हैं क्योंकि आपको ग्राफिक्स दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, आपने उस पर डबल क्लिक किया, आप उस फोल्डर तक पहुंच गए। पहले क्या था, ऐसा नहीं था, पहले आपको एक फोल्डर तक पहुंचने के लिए पूरी की पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी, CD MD, और इस तरह से आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी। तो इसको हम बोलते थे कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब ये ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, अब इस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ, जो जिस भी फोल्डर में जाना है, जिस भी फाइल को ओपन करना है, जैसे PDF ओपन करना है तो उस PDF का पूरा पाथ लिखेंगे कि वो कहाँ है। C ड्राइव के माई फोल्डर के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरा
टीचर्स एकेडमी का पीडीएफ है, तो टीचर्स एकेडमी डॉट पीडीएफ ये मैंने लिखा तब जाके खुलेगा। आज क्या है, आज आप डबल क्लिक किया दिस पीसी सी पे गए, सी से माई फोल्डर पे, माई फोल्डर से आपका पीडीएफ मिल जाएगा, डबल क्लिक करो खुल जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आई गेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, बताना है सही गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर है, व्हाट रबिश। नेक्स्ट आपका एल्गोरिदम विधि किसी समस्या के समाधान की चरण दर चरण पद्धति है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ये। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, मतलब ये तो बोल के इन्होंने बहुत बड़ा वो कर दिया है, गुनाह कर दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक हार्डवेयर है, तुरंत ही गलत हो जा रहा है, राइट। ये तो देखते ही समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट आपका है एल्गोरिदम विधि किसी समस्या के समाधान की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो बिल्कुल एल्गोरिदम का क्या होता है, अगर आपको एक चाय बनानी है तो चाय का एल्गोरिदम क्या होगा कि सबसे पहले आप गैस पे पतीला रखें, फिर गैस चलाएं, उसके बाद उसमें पानी डालें, चीनी डालें। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है। और एल्गोरिदम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी काम करने के पहले उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए। अगर एल्गोरिदम पता है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कभी भी कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट। तो एल्गोरिदम से पता चलता है कि कौन कौन सी समस्याएं आपको आगे भी फेस करनी पड़ सकती हैं या किस तरह से आपका काम होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट तो आपका गलत हो गया, लेकिन सेकंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। पहला असत्य है लेकिन दूसरा आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, चलो इन्होंने कुछ तो सही बोला, टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट उपकरण है। चलो बताएं आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले तो मैंने ही बता दिया कंपाइलर सॉफ्टवेयर है और ये सही बोल रहे हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। चलिए मुझे अब कमेंट में ये बताएंगे, क्योंकि कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ये मैंने बता दिया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आप लोग बताएंगे। मैंने अगर पेड क्लास आप ले रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ाई हुई हैं आपको। नेक्स्ट है टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निर्गत उपकरण है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आपका टच स्क्रीन बिल्कुल, अब हाँ ये इनपुट है कि आउटपुट ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन ये आपसे पूछ रहे हैं कि टच स्क्रीन मॉनिटर की अगर आप बात करें तो क्या है, ये इनपुट है या आउटपुट है, आप लोग बताएं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टच स्क्रीन मॉनिटर आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आता है, बिल्कुल आता है। तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है, ये वाला जो मॉनिटर आपको दिख रहा है ये क्या है, टच स्क्रीन। ये इनपुट, जब मैं टच कर रही हूँ तो इनपुट है, और जब आपको रिजल्ट दे रहा है तो एज आउटपुट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बोथ करेक्ट है, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड। आकांक्षा जी बताएं कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोनों करेक्ट है, नहीं इनपुट आउटपुट दोनों ही है, बिल्कुल ठीक है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको नहीं पता जान लीजिए, कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो दो सेट दिए गए हैं आपका, सेट 1 एंड सेट 2, इमेज वीडियो ऑडियो एंड वर्ड प्रोसेसिंग। इमेज को क्या बोलते हैं, इमेज यहाँ पे फाइल फॉर्मेट ही दिख रहा है मुझे, है ना। तो इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो जीपीजी है ना ये कुछ इमेज से रिलेटेड लग रहा है, तो ए का तो थर्ड हो जाएगा, और जैसे ही ए का थर्ड होगा ना आपकी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, है ना। आगे सारे गलत कर दो, बाकी मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, बट यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हम सॉल्व करें। नेक्स्ट है वीडियो, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट आपका क्या होता है, एमपीईजी, जो कि एक जेनेरिक फाइल फॉर्मेट भी है। वीडियो फाइल फॉर्मेट आपका क्या होगा, बी का हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सॉरी बी का फोर्थ। नेक्स्ट ऑडियो, ऑडियो क्या है आपका, MP3 होना चाहिए, MP3। ऑडियो फाइल फॉर्मेट सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड। वर्ड प्रोसेसिंग आपका क्या है, DOC। अब यहाँ पे DOC होता है या DOCX होता है, दोनों ही सही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये कह रहा कि किस सन में, 2003 में हो रहा है या 2007 में हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी सन में हो, हमें बस आंसर करना है। डी का हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट दिए गए हैं, अगेन दो सेट दिए गए हैं,
और आपको बताना है कौन सा सेट सही है। पहला है सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल और ई कॉमर्स। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी हैं कि अगर आपको जॉब ओपनिंग्स के लिए जॉब ओपनिंग्स चाहिए तो कहाँ पे जाना है, अगर आपको ईमेल चाहिए तो कौन सी वेबसाइट है उसके लिए, ई कॉमर्स के लिए कौन सी वेबसाइट है और सर्च इंजन के लिए कौन सी वेबसाइट है। अगेन देखो ना, सर्च इंजन आपकी क्या है, वेबसाइट है। चलो देखो, तो सर्च इंजन कुछ गूगल.com जैसा नहीं लग रहा। देखिए आपका सर्च इंजन ए का थर्ड, जैसे कि आपने ए का थर्ड किया, बाकी के सारे ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए, राइट। बस एक पता होना चाहिए। तो आपको अगर 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपको आ रहा है ए का, बाकी सारे आपके गायब हो जाते हैं। ठीक है, बस यही सही कर दो। आगे जॉब ओपनिंग्स के लिए आप naukri.com पे ही जाएंगे, ईमेल आपका जीमेल प्रोवाइड कर देगा, और अगर शॉपिंग करनी है ई कॉमर्स तो अमेजोन के पास चले गए। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30th का ए, 30th का ए सही। चलो, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है एएलयू का अभिप्राय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और दूसरा है यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स। चल इसको बताएं कौन सा सही है। तो एएलयू तो मैंने आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूपीएस क्या होता है कि पहले जो आपके कंप्यूटर होते थे उन कंप्यूटर्स में आपका जो पावर सप्लाई थी, मान लीजिए क्या है कि पावर सप्लाई कट गई तो 15 मिनट का बैकअप होता था। 15 मिनट तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं होगा। उस 15 मिनट में आप अपने सिस्टम का जो भी डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। अगर मान लो कोई काम हो रहा है तो वो आप बाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ना कि यूनिफॉर्म पावर सोर्स। ठीक है, तो यूपीएस की फुल फॉर्म थी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पहला सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है, दूसरा है इंटरनेट से इंट्रानेट अधिक बड़ा है। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही होगा। इंटरनेट और इंट्रानेट एक समान है, या इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रानेट का एक उदाहरण है। चलो पहले अगर आपको पता होगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, तो बड़े आसानी से आप बता देंगे। तो इंटरनेट क्या है, पहला तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इंटरनेट ये वाला इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है, तो डी तो आपका सही होगा। तो जिसमें डी है पहले तो वो कलेक्ट करो, और जैसे ही आपको ये पता चलेगा, इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हैं कि जैसे आपको एक समझ में आ गया इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है, तो उसके बाद आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट आपका है पूरा नेटवर्क का नेटवर्क। ठीक है, पूरा आपका क्या है इंटरनेट, जितने भी सिस्टम है मान लो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। इतने बड़े इंटरनेट में अगर आप डेटा सेंड करना शुरू कर दो तो हैक होने के चांसेस है। लेकिन तो हम चाहते हैं इस इंटरनेट का एक छोटे से पार्ट को हम अपना क्या करेंगे, प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइवेट नेटवर्क। तो ये जो प्राइवेट नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। जब इंटरनेट के पार्ट, एक छोटे से पार्ट को हम प्राइवेट बना देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। जैसे बैंक, अब बैंक का सिस्टम पूरे हवा में नहीं टहल रहा, मतलब पूरे इंटरनेट में नहीं टहल रहा, राइट। उन्होंने क्या किया, अपना एक छोटा सा इंटरनेट बना के रखा है। बैंक ने अपना एक इंटरनेट बना के रखा है, उस इंटरनेट में ही वो पूरी जो भी कम्युनिकेशन है या फिर जो भी डेटा है उनका वो ट्रेवल होता है। ठीक है, अब एक टर्म और आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट ठीक है, कई बार देखिए आपका काम सिर्फ तभी होगा, बैंक के जो सिस्टम होते हैं वो बैंक के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं, उसमें बाहर का नेट चलता ही नहीं है, बाहर के नेट से उनको कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका प्राइवेट इंट्रानेट। तो एक चीज बताएं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये तो समझ में आ गया ना। इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है, बस यही सही हो गया। तो बी तो आपका गलत ही हो गया, एक समान वाला भी गलत हो गया। दूसरी, अब ये बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक उदाहरण, तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक उदाहरण है, ना कि इंट्रानेट का, है ना। इंटरनेट में आपका www होता है, ना कि इंट्रानेट में। नाउ एक्स्ट्रानेट, अब बैंक तो प्राइवेट हो गया, बट बैंक आपको सर्विस देती है कि कस्टमर घर बैठे ही केवाईसी कर सकता है और कस्टमर घर बैठे ही अपनी सर्विसेज का आनंद उठा सकता है, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है। तो अब इस प्राइवेट नेटवर्क से ये जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का एक प्राइवेट पार्ट हो गया एक्स्ट्रानेट।
सॉरी इंट्रानेट। अब ये जो प्राइवेट पार्ट जब इंटरनेट के माध्यम से बाहर कस्टमर से डील करता है, क्योंकि आप ये जो एक्स्ट्रानेट में जो बैंक की डिटेल्स ले रहे हैं, ये बैंक की डिटेल्स इंटरनेट पे थोड़ी नहीं है, इस प्राइवेट नेटवर्क पे ही तो है। जब इस प्राइवेट नेटवर्क की डिटेल एक इंडिविजुअल कस्टमर, क्योंकि अब आप इसको इंटरनेट पे लेके आ रहे हैं आप, तो इसीलिए अगर हैक भी होगी तो सिर्फ आपकी डिटेल हैक होगी, इस बात को, है ना। तो आपने क्या किया, इसके सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पे एक्सेस किया। इस वजह से खतरा किसके पास है, आपके पास। तब खतरा किसको है, आपको, इनको कोई खतरा नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रानेट और इंटरनेट के बारे में। तो ए और डी केवल सही है, बाकी सब हो गया गलत। बिल्कुल, क्लास में मैंने आप लोगों को ये सब बताया, क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है रैम, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है पेन ड्राइव। ये तो एकदम सही बात बोल रहे हैं, दोनों ही सही हो गए। ये तो देखो, प्राइमरी मेमोरी में होते हैं आपके रैम और रोम, और रैम को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दो चीजें कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी मेमोरी को रैम और रोम दोनों होते हैं, और रैम को हम बोल देते हैं मेन मेमोरी, क्योंकि वो सीपीयू से डायरेक्ट बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही। और सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है पेन ड्राइव, ये भी आपका सही है। पेन ड्राइव कैसा है, एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो गए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान की बात करें तो परम शिवाय, परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय आपके भारत सरकार के राष्ट्रीय कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है। बाकी आपके परम 8000 आपका क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर ही है। परम 10,000, परम धावक आई गेस सुपर कंप्यूटर नहीं है, बस इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। कौन क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉरी 35 है आपका। दो सेट दिए गए हैं, दोनों सेट में आपको मैच करना है। वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चार ऑप्शन है, आपको मैच करना है। देखें, वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल क्रोम आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ए का सेकेंड ढूंढ लो, बस खत्म। देख रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो ये 90% केसेस में हो रहा है। अगर ये टफ, अच्छा आजकल क्या होता है, अगर ये टफ है तो ये इजी कर दिया, अगर ये इजी है तो ये टफ है। टफ इन द सेंस कि आपके जो ऑप्शन है उसमें से एक भी अगर आपको आता है तो ऑप्शन इजी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं तो फिर सारे वो ऐसा घुमाते हैं कि आपको सब मैच करना है, फिर वो एक एक मैच, मतलब होता है ना कि यहाँ पे IV4 और 1 को भी कंफ्यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका, MS DOS, चलो मान लो नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सेकेंडरी मेमोरी पता है कौन सी है, हार्ड डिस्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता है कौन सा है, MS वर्ड। तो लास्ट में बचा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ही होगा, राइट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एक चीज आप देखो, आसान है। कैसे आसान हुआ, वेब ब्राउजर भी आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी भी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी, अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं 2018, 19, 20, तो ये सारे टर्म्स आपने पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन क्या नहीं हो पाएगा आपसे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि सारे टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं और सब रिपीट हो रहा है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिथम, डेटा, सब रिपीट ही तो हो रहा है, ये सारे टर्म्स तो हमने पढ़े हैं। चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर आपका इनमें से कौन सा दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, स्टेप बाय एक एक चरण दर चरण प्रॉब्लम हम किस में सॉल्व कर रहे थे, एल्गोरिथम में, तो ये सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम। नेक्स्ट, मूल तथ्य एवं आंकड़े, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स,
क्या किसको बोलते हैं हम, डेटा को ही बोलते हैं। ये हो गया पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया है ना, अव्यवस्थित तथ्य, रॉ फैक्ट्स। हार्डवेयर में कौन सा है आपका, हार्ड डिस्क होगा या लाइनेक्स। लाइनेक्स तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सॉफ्टवेयर ही होगा, भले वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो ये हो गया फोर्थ हार्डवेयर कौन सा होगा, हार्ड डिस्क, हो गया। और ये चीजें हमने आज इस यहाँ पे नहीं देखी, ये चीजें हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, राइट। चले, तो यहाँ पे ए का फोर्थ, जैसे ही आपका ए का फोर्थ मिला, अब 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब बी का फर्स्ट नहीं, बी का थर्ड, 2 आपको, क्योंकि ये आसान है, तो जैसे थोड़ा सा टफ कर दिया। चले, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हम इसी क्लास पे करेंगे, राइट। जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज मेरे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है 2020 के, आपके जो आगे बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल और परसों में आपका 2020 खत्म हो जाएगा, फिर 21, 22, 23 3 साल बच रहे हैं, वो भी आपके अगले 5-6 दिनों में खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव अ गुड डे। और पढ़ते रहिए, टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ यूजीसी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवाइए, कि सब्सक्राइबर्स जरूरी है। चलिए, हैव अ गुड डे।